वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी क्विक रिवीजन क्लास के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, आज जरा हम उसको लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आम भाषा में लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉम भी कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें बहुत सारी हैं, उनको लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटेल नोट्स हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हमारा बेसिकली चैप्टर या टॉपिक भी कह सकते हैं। ओके, जैसा हमने बात किया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हमारा एक चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू एक्सटर्नल फोर्सेस per unit area. It is an internal resistance offered by a material to external forces per unit area, ना। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पर, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। मान के चलिए कि हमारे पास एक कोई बार है, हाँ समझो एक वॉल सरफेस से साथ लगा हुआ है एक मतलब यानी कि समझे कि कुछ इस प्रकार से कोई एक सरफेस से लगा हुआ एक वार है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल फोर्स। इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल फोर्स लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो मेरा बार है, इसका जो भी क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब देखिए यहां से तो मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन साइडवेज में जाऊंगा तो इट कैन आइदर भी, या तो ये क्या होगा, या तो ये रेक्टेंगुलर होगा इस प्रकार से, या स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एंड इट कैन आल्सो बी अ सर्कल, ठीक है। कुछ भी शेप इसका हो सकता है। तो जो भी आकार होगा, जो भी शेप होगा, तो क्या है, व्हाट इज इट, पर यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस ऑफर, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, चाहे जो भी होने दो इसका, उसका तो एरिया आप निकाल लेंगे। तो फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, दिस इज द फोर्स एफ। फोर्स एफ यहाँ पर हमने जैसे देखा कि ये एफ फोर्स अब अप्लाई किया, अब ये एरिया फोर्स हो गया एक्सटर्नल फोर्स, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ है। ये फोर्स को जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फोर्स अपॉन एरिया। फॉर द सेम फोर्स, गिवन फोर्स एफ, एरिया अगर कम होगा स्ट्रेस ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है, एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, एंड वाइस वर्सा, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। जहां पर एरिया कम होगा, सेम लोड पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, एरिया बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, अभी जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर बना रखा है, वट एवर आई हैव ड्रॉन हियर, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ टेंसाइल स्ट्रेस। देयर इज सम बार इज देयर एंड आई एम पुलिंग इट, है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूँ, आई एम पुलिंग इट। तो पुल करने से क्या हो रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट इज सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेस दैट इज कॉजिंग इलोंगेशन। ये वो स्ट्रेस है जिससे इलोंगेशन हो सकता है, ठीक है, या जो इलोंगेशन करता है। एट द सेम टाइम, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले लें इसको, कि अगर मैंने क्या किया, सपोज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, आई एम अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, तो स्ट्रेस क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉजिंग कंप्रेशन, है कि नहीं। टेंसाइल में क्या होगा, जो पार्टिकल के, जो मटेरियल के जो ग्रेन्स होंगे एक दूसरे से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, दैट दैट कैन बी द रीजन फॉर इट्स इलोंगेशन, उस वजह से इलोंगेशन होगा। और यहाँ पर कंप्रेसिव के केस में क्या होगा,
कि जो पार्टिकल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? करीब आने की कोशिश करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन कंप्रेशन। ठीक है, ये आप समझ गए। और तीसरा हमारा है दोस्तों, तीसरा जो हमारा है दैट इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो होता है, ये जो फोर्सेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये जनरली क्रॉस सेक्शन पर काम करते हैं, बल्कि और बट ये जो शियर स्ट्रेस होता है ये सरफेस पे काम करता है। कोई मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब यहाँ पर जब फोर्स की सरफेस पे एक्ट करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है कि शियर प्रोड्यूसेस शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, स्ट्रेस ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। तो यहाँ पर क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है ना? गेटिंग? तो ये हो गया स्ट्रेस ड्यू टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, इतना काफी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल मतलब भाषा में मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन स्ट्रेस का हमने देख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय an external force पर ये स्ट्रेस होता है, इट इज अ स्ट्रेस दैट इज कॉजिंग elongation। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉजिंग compression, and shear stress, stress due to forces acting parallel to the surface। elongation, compression के केस में perpendicular to the surfaces जो force act करता है, तो टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेस डेवलप होता है, और shear के केस में parallel to the surface हुआ करता है। ठीक है, यूनिट स्ट्रेस की सिंपल है, फोर्स की यूनिट न्यूटन किलो न्यूटन होती है, जैसे यहाँ पे न्यूटन ले लिया, और एरिया पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हम लोग इसको कहते हैं, वी कॉल इट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन दोस्तों। नाउ कमिंग टू स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? इसका भी डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। It is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of change in length to the original length of a material। कोई मटेरियल है, उसका जो ओरिजिनल लेंथ होगा, उसके ऊपर जब कोई स्ट्रेस अप्लाई होगा, स्ट्रेस कैसा अप्लाई होता है? बिकॉज ऑफ सम फोर्स, व्हेन सब्जेक्टेड टू सम स्ट्रेस, तो जो ओरिजिनल लेंथ से चेंज क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। Change in length upon original length is called as strain। Strain is nothing but change in length upon original length। आई बात समझ में? ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अच्छा, यहां पर एक चीज देख लेते हैं हम लोग, यहां पर चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों ही चीज एक ही यूनिट है ना, लेंथ एंड लेंथ, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, यूनिट कुछ आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, इसलिए स्ट्रेन इज अ डायमेंशनल, डायमेंशनलेस ना, देयर इज नो यूनिट फॉर स्ट्रेन। स्ट्रेस का था ना, अभी आपने पढ़ा, स्ट्रेस का आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, इस तरह से आपने पढ़ा, लेकिन स्ट्रेन की यूनिट होती है क्या? नहीं होती है। एग्जाम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, दो तीन दिया जाएगा, बाद में पूछ, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि यूनिट लेस या डायमेंशन लेस, इस प्रकार से। तो इट इज यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, देयर इज नो डायमेंशन, देयर इज नो यूनिट। ओके, क्योंकि सेम है ना, लेंथ यानी लीनियर है, दोनों लीनियर है ना, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ है, तो कुछ भी उसकी यूनिट नहीं होती है। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? पहला है टेंसाइल स्ट्रेन। बेसिकली जहाँ स्ट्रेस था वहां स्ट्रेन टर्म आ गया। टेंसाइल स्ट्रेन मींस व्हाट? ओरिजिनल लेंथ जो था उसके ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, पुल फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल यानी कि पुल फोर्स, तो वहां पर ओरिजिनल लेंथ जो मटेरियल का था वो इलोंगेट कितना एमएम से हुआ, कितने वट एवर यूनिट उसका कहे, मिनट एमएम से कहे, मीटर कहे, वट एवर इट इज, तो जितना भी इलोंगेशन हुआ, है कि नहीं, तो वो जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज नथिंग बट टेंसाइल स्ट्रेन। रेशियो उसका क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में यहाँ पर क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, एल प्लस डेल्टा एल, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, है कि नहीं? तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से कंप्रेसिव के केस में क्या होगा? कंप्रेसिव के केस में क्या होगा? कंप्रेसिव के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। कंप्रेसिव के केस में वहां पे रिड्यूस होगा ना, टेंसाइल में क्या किया हमने?
टेंसाइल में क्या हुआ कि भाई देखिए मटेरियल का लेंथ इतना था पहले, अब आपने पुल फोर्स अप्लाई किया, आपने क्या किया इसमें पुल फोर्स अप्लाई किया। अब ये पुल फोर्स अप्लाई करने की वजह से दिस मटेरियल गॉट इंक्रीज इन लेंथ बाय सम अमाउंट, ठीक है ना, कुछ अमाउंट से क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गई इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या हुई थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो ये जो स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, ये जो रेशियो है ये टेंसाइल स्ट्रेन होगा। इसी प्रकार से अगर हमारा फोर्स कंप्रेसिव इन नेचर है, कंप्रेसिव इन नेचर है तो ओरिजिनल लेंथ आप देख रहे हैं, है कि नहीं, ओरिजिनल लेंथ आप देख रहे थे, इसके अंदर ऐसा कहते हैं हम लोग करेंगे इसको कि समझो ओरिजिनल लेंथ इस प्रकार से थी एंड देन इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आपने लगाया, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन रिड्यूस हो गया, लेंथ इसकी कम हो गई बाय सम अमाउंट, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेन ड्यू टू कंप्रेशन। इसी प्रकार से सरफेस पे होगा तो शेयर स्ट्रेन ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, एंगुलर डिफॉर्मेशन सम अमाउंट से वो। अब शियर स्ट्रेन के केस में कैसा होता है कि मान के चलें कि ये इस प्रकार से सरफेस है एंड ये फोर्स इस प्रकार से एक्ट कर रहा है, सरफेस पे एक्ट कर रहा है, गेटिंग। तो शियर स्ट्रेन के केस में क्या होता है कि कुछ अमाउंट से ओरिजिनल लोकेशन से डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं, ओरिजिनल लोकेशन से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस प्रकार से। तो ये जो एंगुलर रोटेशन हुआ ना, एंगुलर डिफॉर्मेशन बाय सम एंगल से आई एम कॉलिंग इट एज थीटा, दिस इज नथिंग बट shear strain ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। पहले ये ऐसा था, अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, ठीक है। तो यूनिट तो हमने स्ट्रेन की देख ही ली। ओके, तो ये दोनों बेसिक थे, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमको समझना जरूरी है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। विद इन द इलास्टिक लिमिट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है कि नहीं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आ रही बात समझ में, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये केस आपका होगा। ओके, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन और बीच में प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो ये यहाँ पर हो गया इस प्रकार से। तो वेर ई व्हाट इज ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको सिंपल अगर हम लोग कहेंगे तो वी कैन राइट इट एज ई विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इससे थोड़ा मुझे मैन्युअली लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, गेटिंग। तो ये बेसिकली मॉडल यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऐसा भी कह सकते हैं। हुक्स लॉ क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहां से हमको ये स्टेटमेंट मिला सिग्मा इक्वल्स टू ई इनटू स्ट्रेन, ठीक है ना। आई बात समझ में, वेयर ई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ अब अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वी कैन सिंपली से इट इज द रेशियो ऑफ stress and strain within elastic limit, ratio of stress and strain is called as Young's modulus of elasticity, ठीक है। Young's modulus of elasticity क्या दर्शाता है, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। Young's modulus of elasticity indicates the stiffness of a material, stiffness of a material, and higher the E value, higher will be the greater will the stiffness, higher E value implies ग्रेटर स्टिफनेस, जिस मटेरियल का ई वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्टिफनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, हायर ई वैल्यू इंप्लाई ग्रेटर स्टिफनेस। ओके, गॉट माय पॉइंट, ये हो गया।
एप्लीकेशन predicts the behavior of material under elastic deformation. हुक्स लॉ क्या करता है? इट प्रेडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन अभी अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो कुछ इस प्रकार से कर्व बनता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हुआ करता है ये। हम लोग स्टील के बारे में भी जैसे बात कर रहे हैं, मान के चले कि वी टॉकिंग अबाउट स्टील। तो क्या होता है कि इनिशियली माइल्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियली ये ग्राफ इस प्रकार से होता है, एंड देन it goes somewhere like this and then it breaks something like this। कच्चा पक्का ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर ये जो रेंज है, ये जो रेंज है यहां पर आप देखें, क्या हो रहा है। तो जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेन बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन कैसा है? बिल्कुल ही लीनियर है। यानी कि इस स्टेज में ऐसा है, आपने यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट स्ट्रेस अप्लाई, तो उसका स्ट्रेन आपको अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। बराबर है? गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर लोड को रिलीज कर दिया, इट विल अगेन रिगेन दी ओरिजिनल पोजीशन। इलास्टिसिटी में यही होता है ना, लोड अप्लाई हुआ डिफॉर्मेशन हो जाता है, लोड रिलीज किया ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे यही कहा, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ इज ओबेएबल ओनली इन दिस पार्ट। हाँ, जो मैंने यहाँ पे हैच किया ना, यहाँ पर देखो इसके आगे ये चेंज हो जा रहा है। यानी कि आप लोड बढ़ाते भी चले जा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस होते जा रहा है। अगर लोड नहीं भी बढ़ेगा तो भी वो डिफॉर्म होते चला जा रहा है कि नहीं? तो ये एक चीज है, पहले तो बढ़ते जाएगा, बाद में फिर वो कम हो जाता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ये तो बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, ये हम लोग यहाँ पर से स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग स्ट्रेस। देर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्किंग स्ट्रेस? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस that a material can safely withstand during service। यानी कि जब कोई मटेरियल होगा थ्रू आउट इट्स सर्विस, कौन सा लोड होगा जो सेफली कैरी कर सकता है? द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन सेफली विथस्टैंड during service is called as working stress। The maximum stress that a material can safely withstand during service is called working stress। What is working stress? इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है नहीं? अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। यील्ड स्ट्रेस, व्हाट इज मीन बाय यील्ड स्ट्रेंथ? यानी कि ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम मटेरियल कहां तक लोड कैरी कर सकता है विदाउट बिफोर ब्रेकिंग। यानी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट तक वो लोड लेगा, उसके अंदर टूट जाएगा। दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड यानी कि अपना जो है धीरे धीरे गिव अप कर देना, है कि नहीं? तो यील्ड स्ट्रेंथ यानी जहां से वो इलोंगेट होना शुरू हो गया, बाद में टूट जाएगा अल्टीमेटली। तो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है कि नहीं? डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वो जब आप अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, उसके बाद में जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज नथिंग बट वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हाट डज इट डू? इट एंश्योर दैट द मटेरियल डज नॉट फेल अंडर ऑपरेशनल लोड। देखिए क्या है, हम लोग जो डिजाइन करते हैं, अभी आगे हम लोग को डिजाइन वगैरह भी पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी चीज की स्ट्रेंथ पता होती है, कैपेसिटी पता होती है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बात बताता हूँ। मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, उसको लोड कैरी करना है, वजन ढोकर लेकर जाना है। अब मुझे पता है कि ये आदमी 50 किलो तक सामान मैक्सिमम ले जा सकता है, उसके बाद ये गिर जाएगा। तो ये हो गई उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दैट ही कैन बियर लोड अप टू 50 kg। ये अल्टीमेट हो गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो गिर जाए या फेलियर हो जाए। हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि चलो ये 50 किलो तक ले जा सकता है, तो उसको फुली लोड नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं कि नहीं भाई, इसको 35 किलो ही अपन देंगे, 40 किलो ही देंगे ना, 35 40 समथिंग लाइक दिस। गेटिंग? इफ कैपेसिटी इज 50, so what we will do, we will give around 35 40 kg only।
द रिमेनिंग पार्ट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, वी कंसीडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हाई? सो दैट मटेरियल डज नॉट फॉल अंडर ऑपरेशनल लोड। मटेरियल फेल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मटेरियल शुड नॉट फेल अंडर ऑपरेशनल लोड्स। ठीक है, अब जहां पे आपने ये देखिए दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है ना, वर्किंग स्ट्रेस और ये यहाँ पे देखिए यही हो गया। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मीन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल टू इट्स वर्किंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे अल्टीमेट लिखा था, वर्किंग स्ट्रेस लिखा था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ओवरऑल कितना स्ट्रेस कैरी कर सकता है और हमने कहां तक स्ट्रेस हम उसको देते हैं, उसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स a margin of safety for design, provides margin of safety for design, account for uncertainties like load variation, material defects and operational conditions। है कि नहीं? एक तो डिजाइन में थोड़ा सा मार्जिन दे दिया कि भाई ठीक है इतना कैपेसिटी लेकिन इधर हम लोड करेंगे, एक थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। दूसरा क्या है, फील्ड कंडीशन में एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, जो थेरोटिकली हम सोचते हैं वहां पर कुछ तो वेरिएशन हो जाए। अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज लाइक लोड वेरिएशन, मटेरियल डिफेक्ट्स एंड ऑपरेशनल कंडीशन। कहीं कोई चीज मटेरियल डिफेक्ट होगा या कुछ इस प्रकार की चीज होगी, तो ये इट विल टेक केयर ऑफ, इट विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए दिया जाता है ताकि कभी भी किसी भी परिस्थिति में चीजें हमारी सेफ रहे। ठीक है, तो अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज लाइक लोड वेरिएशन, मटेरियल डिफेक्ट्स, ऑपरेशनल कंडीशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब बेसिक थे दोस्तों, ये जो डेफिनेशन हमने भी पढ़े सब बेसिक थे। अब हम लोग आते हैं, हमारा न्यू जो नेक्स्ट टर्म हमारा है दैट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन बीम्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन बीम्स। इसमें भी पहले हम लोग सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज मीन्ड बाय बेंडिंग मोमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय शियर फोर्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि भाई बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ डेफिनेशन लिया है बेंडिंग मोमेंट का। द मोमेंट दैट कॉजेज अ बीम टू बेंड ड्यू टू अप्लाइड लोड्स। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? इट इज द मोमेंट दैट कॉजेज अ बीम टू बेंड ड्यू टू अप्लाइड लोड। जहां पर हम बात करेंगे मोमेंट, whenever there is a term called moment, तो वो मोमेंट के अंदर, मोमेंट इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोमेंट क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई क्या कहा, बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वही जहां पर आपने अप्लाई किया है। यानी कि देखिए सिंपल है, सिंपल है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं, इसको समझना, बेंडिंग मोमेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारा घर है, घर में हमारे दरवाजा होता है, डोर होता है ना, डोर। ठीक है, सपोज ये हमारा डोर है, ये क्लोज पोजीशन में है, एंड से ओवर हियर देयर इज सम हिंज, ना सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लेट अस इट इज अज्यूम दैट हियर इट इज हिंज्ड। अब मुझे डोर का हैंडल लगाना है, ठीक है कि नहीं? डोर का हैंडल लगाना है। मोमेंट एट टाइम्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, मोमेंट इज एट टाइम्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अब मैंने दो तीन केस लेता हूँ, यहाँ पर हैंडल लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ना। आई विल नेम इट लाइक से दिस इज 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4, 4। ठीक है, 1 2 3 4। इन चार जगहों में से किस जगह पे हम हैंडल लगाएंगे तो डोर आसानी से ओपन होगा? इस दरवाजे को मुझे खोलना है, इसको मुझे इस पोजीशन से लेकर कुछ इस प्रकार से ले लेना है, खोलना है मुझे। तो व्हाट वुड बी बेस्ट, कहां पर फोर्स लगाएंगे? हैंडल लगाने से ही आसानी से खुलेगा। 1 2 3 और 4,
तो देखिए यहाँ पर ये जो हिंज है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है इसको जरा समझे आप। डिस्टेंस को आप देखें, डिस्टेंस कम है, बेंडिंग मोमेंट कम होगा, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। वन का ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना, वन पे नहीं लगाएंगे। आपने कभी देखा है क्या हिंज की तरफ डोर में दरवाजा हैंडल होता है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट कम डेवलप होगा। फोर्स देखिए, डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो मोमेंट मिलेगा जिससे आप इसको ओपन कर सकेंगे, जिससे आप इस डोर को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, टू पे जाएंगे, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो फोर्स हमारा और कम होगा। इस प्रकार से करते करते फोर, जो मैंने कहा ना, जितना एक्सट्रीम एंड पे आप जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स कम लगेगा, फोर्स आपको कम लगेगा। आप भले ट्राई मार के देख लेना अपने घर में कि जो है डोर वगैरह कोई होगा, डोर विंडो वगैरह, तो हैंडल आप जो है ना बिल्कुल हिंज की तरफ लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा, खुलेगा, बट आपको यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। और ये अगर थोड़ा दूर आप चले जाते हैं तो आपको कम फोर्स लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो बेंडिंग मोमेंट आप समझ में आ गया अभी आपको? इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेना है तो आपके हाथ में कोई एक बैग होगा, आपने कोई समझो मान के चलो 2 किलो का कोई बैग है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल सीधा हाथ जमीन नीचे रख के उसको 2 किलो का सामान पकड़ के चलो, आपको फोर्स बहुत कम लगेगा। लेकिन वो इसी को थोड़ा 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 आर्म को ऊपर करो, 90 डिग्री तक बॉडी के ले लो, अब वो 2 किलो थोड़े टाइम के बाद आपको भारी लगने लगता है। वाई? डिस्प्लेसमेंट। जो आपका जो है आर्म जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके आपका जो पाम जहां पर आप हाथ पकड़ते फिंगर्स होती है वहां के बीच की जो दूरी होगी, जितना भी आपका जो आर्म लेंथ होगा, उतने अमाउंट से जो डिस्टेंस बढ़ गया तो मोमेंट ज्यादा होने लगता है, तो आपको जो है ना हैवी फील होने लगता है। सेम लोड आप बॉडी के करीब लाओ, आपको हल्का लगता है, आप थोड़ा दूर लेके चले जाओगे तो आपको यू विल फील इट इज वेरी हैवी। तो यही है बेंडिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल भाषा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये मोमेंट की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट कर रहे हैं तो वो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? एज आई सेड, न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर इस प्रकार से होगी, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर किलो न्यूटन मीटर इस प्रकार से होगी। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के केस में हम जो है कुछ साइन कन्वेंशन हमको लेना। अभी मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल आगे लूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट में दो चीजें होती है। अब साइन कन्वेंशन हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कन्वेंशन आमतौर पे लोग लेते हैं वो लिया, पॉजिटिव सैगिंग। बीम है मेरी एक बीम है, इस प्रकार से पोजीशन में है, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, एक काम करते साइड में लेते हैं इसको। देखो इसको ना कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं कभी कभी, कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से ना यू विल एंजॉय इट एंड यू कैन डू इट। एक बीम था, इट इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मेरी बीम कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग, दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग। इस प्रकार का जो आकार होता है इसको कहते हैं सैगिंग, वी कॉल इट एज सैगिंग। दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग। सैगिंग को क्या लिया यहाँ पे? पॉजिटिव लिया, यानी कि प्लस। इसी तरह से ओरिजिनल पोजीशन ऐसी थी, अब इसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स में रिवर्स डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ। ठीक, क्या होगा इसका इफेक्ट? व्हाट विल बी इफेक्ट? जाहिर सी बात है,
ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग। दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट? सैगिंग एंड हॉगिंग आप समझ गए? क्लियर हो गया ये? तो इसको थोड़ा सा और अगर फनी वे में याद करना है तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूं। जब भी आप एनालिसिस करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप इसको ऐसा ध्यान रखें कि सैगिंग जो होता है ना, स्माइलिंग फेस। ठीक है, देखो सैगिंग अभी मैं आप बना रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। सैगिंग ना, सी कैसा लग रहा है आपको? स्माइलिंग ना, पॉजिटिव वाइब्स, तो इट इज सैगिंग। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे ले लें, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम फेस है, नेगेटिव, है कि नहीं? तो सैगिंग में पॉजिटिव वाइब्स है, हॉगिंग में, सैगिंग में पॉजिटिविटी है, एंड हॉगिंग में क्या है? नेगेटिविटी। देयर इज नेगेटिविटी इन हॉगिंग। ठीक है, ऐसा समझ में आया आपको? तो सैगिंग में स्माइल, हॉगिंग में सैड। ठीक है, इसको ऐसा ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा याद रखें, क्योंकि क्या होता है जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये जो इफेक्ट वगैरह जो है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, उस टाइम ये काम आने वाला है। ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा जस्ट फॉर फन नहीं बनाया है, बट इसका एप्लीकेशन है आगे। ठीक है, तो ये हमारा एक साइन कन्वेंशन है। सैगिंग को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग को वी टेक इट एज नेगेटिव। वी टेक इट एज नेगेटिव फॉर हॉगिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैंने थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात की, इस पर आगे थोड़ी और चर्चा होगी। अभी हम लोग फिलहाल के लिए जाते हैं शियर फोर्स पे। फोर्स तो आपको पता है। नाउ कमिंग टू शियर फोर्स। शियर फोर्स एज वी सेड, शियर फोर्स कभी भी कहाँ पे एक्ट करता है? सरफेस पे एक्ट करता है ना, इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक नहीं, पैरेलल पैरेलल में एक्ट करता है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में एक्ट करता है। शियर फोर्स एक्ट्स ऑन पैरेलल सरफेस पे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो शियर फोर्स की पहले तो डेफिनेशन ले लीजिए। डेफिनेशन क्या है? द इंटरनल फोर्स इन अ बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। द इंटरनल फोर्स इन अ बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं? ठीक है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में जो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो। ओके, आप ये बात समझ गए। अब क्या होता है कि मटेरियल फेल होना चाहता, अब इसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यानी कि देखिए, समझना ऐसा है कि ये मेरी बीम है, यहाँ पर एक लोड अप्लाई कर रहे हैं हम। सपोज आई एम अप्लाइंग अ लोड ओवर हियर। ये क्या कर रहा है? इसको शेयर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये क्या करेगा? बॉडी जो मेंबर होगा, बीम होगा, वट एवर इट इज, इट विल ऑफर रेजिस्टेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि भाई एक्टिंग लोड से शियर फोर्स डेवलप कितना होता है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। बेसिकली एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भाई ड्यू टू द गिवन लोड क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे मेंबर पर, एंड अकॉर्डिंगली भी डिजाइन इट ना। तो क्या कहा? अब वो यहाँ पर शियर फोर्स क्या है? इट इज एन इंटरनल फोर्स इन अ बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, शियर फोर्स इज नथिंग बट सम ऑफ फोर्सेस एट अ सेक्शन, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट अ सेक्शन। अब यानी कि अभी बीम है, इसमें कैसा करते हैं हम लोग, मैं बताता हूँ। ये मेरा बीम है और मैंने सेक्शन ले लिया एक, समझो मान के चलें कि यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मैंने यानी यानी ये सेक्शन है मेरा, इसके एक लेफ्ट साइड पार्ट ले लिया मैंने। हाँ, इसमें हम लोग कभी लेफ्ट या राइट एक तरफ पकड़ के चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर मेंबर पे ये बीम है, यहां से लेकर यहां तक इसमें क्या क्या लोड है, तो इनका सबका क्या करते थे हम लोग, समेशन। अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ हो गया आपका, मान के चलें कि कुछ से व्हाट वी से, यहाँ कुछ रिएक्शन है सपोज, यहाँ कुछ रिएक्शन है, यहाँ कुछ लोड है, यहाँ कुछ लोड है, समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं? तो यहाँ इस पर्टिकुलर पे मैं ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये अप है, डाउन है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब कुछ है। तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट अ सेक्शन, शेयर फोर्स इज नथिंग बट सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट अ सेक्शन। यूनिट क्या है? क्योंकि फोर्स है,
जाहिर सी बात है न्यूटन, किलो न्यूटन, इसी प्रकार से उसकी यूनिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है साइन कन्वेंशन। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन हर कोई अलग अलग ले सकता है, हर कोई अलग अलग ले सकता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अपवर्ड फोर्स, सॉरी, यहाँ पे इन्होंने दिया है अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव ऑन द, अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज पॉजिटिव। यानी कि हमारा एक सेक्शन है, ये समझो मैंने बनाया कि ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा सेक्शन है जो मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूं। तो इसके लेफ्ट साइड में जो फोर्स होगा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी सेक्शन के, इसी में मैं बना देता हूं, कलर चेंज कर देते हैं, आपको याद रहेगा आसानी से। सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है देन इट विल बी नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट? नेगेटिव को ऐसा यहाँ ले लिया, पॉजिटिव को यहाँ ले लिया। ये मेरा सेक्शन अंडर कंसिडरेशन है। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो वी टेक इट पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग चले जाएंगे, तो अगर सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड जा रहा है, सो व्हाट वी डू, वी टेक इट पॉजिटिव, एंड अपवर्ड इफ इट इज गोइंग, सेक्शन के राइट में अपवर्ड इफ इट इज गोइंग, then in that case what will happen, it will be negative। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है क्या? ये मेरी सेक्शन लाइन है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये जो है मेरी सेक्शन लाइन है, ये हमारी सेक्शन लाइन है। ठीक है, तो क्या कहा, ये याद रखिए, ये मेरा सेक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। इसी तरह से अगर सेक्शन में, देखो मैं एल आर भी लिख देता हूं आपके सहूलत के लिए, और भी आसान हो जाएगा। ये याद रखें क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको कभी करना होगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, यानी इट इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, और ये क्या है, आर यानी कि राइट साइड। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गई बात आप लोगों को? इसको ध्यान में रखें आप लोग। आपके अपने भी साइन कन्वेंशन हो सकते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो साइन कन्वेंशन किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट, वो सेम होना चाहिए। कहीं पे आपने ये साइन कन्वेंशन लिया, कहीं पे दूसरा लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, वो काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है कि जो साइन कन्वेंशन होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। साइन कन्वेंशन शुड रिमेन सेम। ठीक है, हमने जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिया है, हमने ये लिया है कि सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स अगर अपवर्ड जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव ले रहे हैं। सेक्शन के राइट में फोर्स अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, आप अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो वो गलत नहीं है, बट यू नीड टू स्टिक टू योर ओन साइन कन्वेंशन, नो वरीज। ओके, अब व्हाट इज मीन बाय शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? एसएफडी बीएमडी आम भाषा में कहते हैं ना, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी। सो इट इज नथिंग बट basically a graphical representation of shear force and bending moment along the length of a beam। क्या कहा? graphical representation of shear force and bending moment along the length of a beam। ठीक है, यानी ग्राफिकली शो करते हैं हम लोग कि भाई शेयर फोर्स कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, किस प्रकार का पैटर्न है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, शेयर फोर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी कॉल्ड एज एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट को वी कॉल इट एज बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना? इससे क्या फायदा होता है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सेफ डिजाइन। इससे हमको मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ आ रहा है, क्या मैग्नीट्यूड का है,
इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट कहाँ सबसे ज्यादा है, ये हमको पता चलता है ना, अकॉर्डिंगली वी डू डिजाइन। देखिए, जो अभी आप पढ़ रहे हैं दिस इज एनालिटिकल पार्ट, एनालाइज करेंगे तब तो आप डिजाइन कर पाएंगे। ये एनालिटिकल पार्ट है बेसिकली, दिस इज बेसिकली एन एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशंस। अब ये इसके तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिली है, एप्लीकेशन सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? Simply supported beam is nothing but a beam which is supported at both ends without fixed constraints। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं सिंपली सपोर्टेड का, तो वो इस प्रकार से होगा कि समझो ये हमारी एक बीम है, समझो ये हमारी बीम है, एंड इसके दोनों तरफ, दोनों तरफ जैसे कि सिंपल समझे कि कोई वॉल है, दीवार है, वो दीवार के ऊपर लाकर सिर्फ एक बीम को रख दिया ना, सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स, बट देर इज नो फिक्स कंस्ट्रेंट, या ये मूव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, रोटेट नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सिंपली लाके रख दिया। दिस इज बेसिकली अ सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज जनरली शोन इन लाइन डायग्राम एज आई एम शोइंग यू। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लाइन डायग्राम में, इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं इसको, यानी कि ये वॉल को हमने रिप्लेस कर दिया, एंड हियर ये बीम से हमने दर्शा दिया। दिस इज नथिंग बट अ सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड विदाउट फिक्स कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, ये जो वॉल वगैरह होगी आपकी, इसमें से आपका कोई मेंबर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, एंड इट इज सपोर्टेड एट ओनली वन एंड, एज यू कैन सी हियर। ये जो हमने डायग्राम बना है इसमें एक ही एंड पे सपोर्टेड है, यहाँ पर एक ही एंड पे सपोर्ट है, दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे मेंबर को वी कॉल इट एज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरी तरफ का एंड क्या होता है आपका, फ्री होता है, तो वट एवर द फोर्स इज एक्टिंग अकॉर्डिंगली मोमेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एट दिस एंड। ठीक है ना, तो ये इसी प्रकार से हम लोग इसको दर्शाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। ठीक है, तो वहां पर इसका काम लगता है। इसी एस एफ डी बी एम डी को हमने थोड़ा और इलेबोरेट करके आगे और लिया है, हमने कुछ कुछ चीजें समराइज वगैरह करके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सी द शेयर फोर्स, वापस से हम लोग उसको डेफिनेशन वगैरह हमने फिर से ले लिया एस एफ डी बी एम डी के लिए। डेफिनेशन क्या शेयर फोर्स का, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम इज द इंटरनल फोर्स दैट रेजिस्ट द स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑफ वन पार्ट ऑफ द बीम रिलेटिव टू द अदर। यानी कि क्या मतलब बोलने का, देखो यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ इनका कहने का क्या मतलब है। सपोज दिस इज अ बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही एग्जांपल इसलिए लेते हैं आसान पड़ता है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड से हियर एक लोड एक्ट कर रहा है, दिस लोड इज एक्टिंग एट से दिस पॉइंट, यहाँ पर एक लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है, तो व्हाट वी डू, बिल्कुल यहीं पर हम लोग एक सेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया। अब ये देखना है, अब इसको पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा व्हाट दे आर सेइंग। शेयर फोर्स एट अ सेक्शन, अब मैंने एक सेक्शन ये लिया, जस्ट राइट टू द लोड एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, shear force at a section of the beam is the internal force that resists the sliding tendency of one part of the beam related to the other। ठीक है ना, ये जो लोड है इसकी वजह से विथ ये सरफेस को मान के चलो कि जॉइंट है, ग्लू किया हुआ है, सपोज हम लोग थोड़ा टाइम के लिए समझेंगे, ग्लू किया है, तो ये फोर्स की क्या टेंडेंसी होगी, क्या टेंडेंसी होगी इसकी, कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसको मैं नीचे लेकर चला जाऊं, है कि नहीं, समथिंग लाइक दिस। ओ सॉरी, इसको मुझे अलग अलग पार्ट में बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। एनीवेज आई विल डू इट फॉर यू। कहने का मतलब आप समझे,
इस प्रकार से shear force at a section of a beam is the internal force that resists. अब देखो, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो it will slide like this. Shear force at a section of a beam is the internal force that resists, ये resist और resistance ऑफर कर रहा है, sliding tendency of one part of the beam related to the other. ठीक है नहीं? तो ये क्या है बेसिकली? shear force क्या है? इंटरनल फोर्स या एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे ज्यादा बेटर होगा. इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आप कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है बेसिकली. ओके, गॉट माई पॉइंट? अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. और आगे क्या है? साइन कन्वेंशन हमने तो पहले लिया, अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड, साइन कन्वेंशन हमने ले लिया. ठीक है, अभी दूसरी तरफ यही अभी हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की. द बेंडिंग मोमेंट क्या है? द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ बीम इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन. ठीक है, एंड इट कॉजेज द बीम टू बेंड. अब क्या है बेंडिंग मोमेंट में? क्या है कि ये मेरी बीम है, सॉरी, say this is my beam, assuming that it is simply supported again and there is some load acting on it. इसके ऊपर कुछ लोड है. मैं लोड को भी हम लोग यहाँ पे कुछ जैसे कि मान के चले कि यूडीएल है, या सिंपल भाषा में अगर हम ले लेते तो पॉइंट लोड ही ले लेते हैं. चलो कोई बात नहीं, कुछ भी लिया कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझो हमने पॉइंट लोड ले लिया. एक पॉइंट लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है. Now this load what it is causing? अब मैंने ये जो लोड लिया है, ये लोड की वजह से क्या होगा? बीम जो बिल्कुल सीधा था, जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न व्हाट विल हैपन, आई शो इट विद सम अदर कलर, आई शो इट विद पिंक कलर, रेड का था ना, इट विल डिफॉर्म लाइक दिस. कुछ अमाउंट से वो नीचे आएगा, है कि नहीं? तो bending moment at a section of a beam is the sum of the moment of forces acting to the left और राइट ऑफ द सेक्शन. तो बेंडिंग मोमेंट में क्या है? देखो शेयर फोर्स में या तो आप लेफ्ट ऑफ सेक्शन लेते हैं या तो राइट ऑफ सेक्शन. लेफ्ट के सारे फोर्सेस का समेशन करते हैं या तो राइट का करते हैं. लेकिन बेंडिंग मोमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप चाहे इस पॉइंट से या तो लेफ्ट का लें या फिर राइट का लें, एक ही बात आएगी. अमाउंट विल रिमेन सेम. बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ऑफ द बीम इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, या तो लेफ्ट का या राइट ऑफ द सेक्शन. व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस? व्हाट हैपेंस? तो इट कॉजेज द बीम टू बेंड. इससे क्या होता है? लोड से बीम बेंड हो जाती है. अब जैसे अब यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कॉजेज सैगिंग, डाउनवर्ड्स बेंडिंग ना. अभी हमने जो बनाया क्या है? बेंडिंग नीचे की तरफ हो रही है. causes sagging, that is downward bending of the beam. तो इसको हम क्या कहेंगे? We will call it as positive bending moment. And opposite to it is hogging. अब hogging के लिए मैं आपको सिंपल आसान तरीका है उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करने का, कैंटिलीवर. कैंटिलीवर ले लिया हमने. ओके, तो कैंटिलीवर में क्या होता है? कैंटिलीवर में यही लोड समझो मैंने कैंटिलीवर में ले लिया, इस पॉइंट पर ले लिया मैंने. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इस केस में क्या होगा? ये लोड की वजह से लॉजिकली समझ में आता है ना हमको कि क्या आएगा? बीम नीचे की तरफ जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट हॉगिंग. ये वाला सैगिंग है, देखो सैग हो रहा है. मैंने कहा था ना आपको स्माइलिंग फेस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे स्माइल हो रहा है ना भाई. दिस इज पॉजिटिव. गेटिंग? और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है? नेगेटिव. ठीक है, वही चीज है जो मैंने पहले बताया था, वही सेम चीज है. ओके, दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड व्हाइल एनालाइजिंग द बीम. ओके, शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में हमने कुछ एक लाइन पढ़ा था, वो यहाँ पर भी है. shear force diagram is a graphical representation of shear force variation along the length of a beam. shear force diagram is a graphical representation of shear force variation along the length of a beam. और दूसरा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दूसरा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बाकी चीजें इसके बारे में क्या क्या बताया, देखो कैसा कैलकुलेशन कैसा करेंगे वो बताया जा रहा है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन.
कैलकुलेट रिएक्शन, अभी देखिए पूरे स्टेप्स बताए जा रहे हैं। जब आपको शियर फोर्स निकालना है तो बिल्कुल एनालिसिस का पार्ट है। कैलकुलेट रिएक्शन एट सपोर्ट फॉर सिम्पली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम, move along the length of the beam and calculate shear force at key points, example support, load application, etc. etc. Plot the calculated values on a graph with beam's length as the horizontal axis and shear force as the vertical axis. ठीक है ना, ये थोड़ा इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। बेसिकली स्टेप्स क्या है, जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल अगर बात करूं, इफ आई टेक सिंपली अ बीम, एक बीम हमने ले लिया, ठीक, और यहाँ पर ही एक लोड भी ले लिया मैंने। अब मैं सिंपल आसानी के लिए थोड़ा सा इजी वैल्यूज लेता हूं। ये दो सपोर्ट है और ये लोड, अज्यूम दैट इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, कहां पर, बिल्कुल ही सेंटर में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल स्पैन अगर एल है तो मैं इसको लिख दूंगा L/2 एंड L/2, L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2, L/2 एंड L/2, यानी बिल्कुल सेंटर में है। तो सिंपल बात है कि बिल्कुल जब इस बीम के सेंटर पे लोड होगा हमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अब रिएक्शन निकालने का तरीका आपको पता है, जो आपके मैकेनिक्स के जो बेसिक वगैरह है, ये है ना, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड सम ऑफ मोमेंट, ये सब तीनों इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लगा के आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, टोटल लोड W है, बिल्कुल सेंटर में है, तो वी ऑल नो दैट इट विल बी, आफ्टर एनालिसिस, अगर आप एनालाइज भी करना चाहें कर सकते हैं, यू विल गेट इट एज W/2, है कि नहीं, W/2 आपको आ गया। अब इसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम एंड कैलकुलेट शियर फोर्स एट की पॉइंट। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊं आपको, इसका रिप्रेजेंटेशन में बताऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक बेस लाइन होगी ना, और उसके बाद में क्या करूंगा, शियर फोर्स मैंने यहाँ पर लिया, जस्ट राइट टू द सपोर्ट मैंने शेयर फोर्स लिया, तो मुझे क्या दिखता है कि रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है। रिएक्शन कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं। तो मैंने क्या कहा था, सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स अपवर्ड जाएगा तो इट इज पॉजिटिव, ठीक है, हम ले लिया पॉजिटिव। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, W/2, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने W/2, ठीक है, W/2। फिर बाद में मैं सेक्शन यहाँ लेता हूँ, जस्ट राइट टू द लोड, जो लोड है ना इसके बिल्कुल राइट में, ये स्टेप से आप ध्यान समझे इसको, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब ये पूरा L/2 चले और लोड जहां पर अप्लाई हुआ है वहां तक, पहले तो ये सीधा सीधा चल रहा था भाई, L/2 तक ये सीधा गया, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा गया। और जैसे ही L/2 पे जाते यहाँ पर एक लोड आ गया, कितना, W का, धड़ाम से नीचे। अब सेक्शन के बिल्कुल लेफ्ट में लोड नीचे जा रहा है, हम क्या लेते हैं, माइनस, नेगेटिव, कितना अमाउंट, पहले W/2 था, अब उसमें से लोड आया W का, -W, W/2 -W आ जाएगा, -W/2, -W/2 यानी कि बेस लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे आ गया, ठीक, यानी अब यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब -W/2 ही हमारा चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूं कि जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बिल्कुल राइट में मैं सेक्शन लेता हूं, ठीक है, और मैं देखता कि ये बीम का रिएक्शन क्या होता है। सपोर्ट है ना, सपोर्ट का रिएक्शन क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ना। तो ये देखिए W/2 यहाँ था, यहाँ तक भी W/2 ही था, लेकिन जैसे ही ये लोड आया ये नीचे चला गया, तो W/2 -W -W/2, माइनस का मतलब बेस लाइन के नीचे, तो माइनस में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ खाली W/2 लिख दूंगा, लेकिन बेस लाइन के नीचे है, तो हो गया W/2। जब तक सपोर्ट तक नहीं आए थे ये कितना था, W/2 ही था, और जैसे ही सपोर्ट पर पहुंचे -W/2, और ये रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, ये भी W/2, -W/2 प्लस W/2 मिलकर हो गया कितना, 0, है कि नहीं, ये समझ गए, बेस लाइन ये वैल्यू 0।
ना, समझ गए आप, बेस लाइन पे आ गए आप। तो ये एक शेयर फोर्स डायग्राम हो गया इसका, ये एक शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। तो जहां इन्होंने इन्होंने ये सब चीजें बताई है बात, वही मैंने यहाँ पे किया। तो पहले क्या कहा, कैलकुलेट रिएक्शंस एट सपोर्ट, रिएक्शन निकाल लिया, आ गया W/2 ठीक है। मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, मूव किया हमने ना, पहले देखो जस्ट राइट पे गए, फिर गए जब तक लोड नहीं था वहां तक गए, यहाँ पर पहुंचे, फिर इस प्रकार से। तो ना मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम एंड कैलकुलेट शेयर फोर्स एट की पॉइंट्स, एग्जांपल सपोर्ट, लोड एप्लीकेशन एटसेट्रा। ठीक है, आई बात समझ में। बाद में क्या कहा, प्लॉट द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑन अ ग्राफ विद द बीम्स लेंथ एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया हमने, एंड शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी एज वर्टिकल एक्सिस ना, वर्टिकल एक्सिस पे शेयर फोर्स की वैल्यू हमने ले ली। ओके, इस प्रकार से ये डायग्राम हमारा बनता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। बेस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, इसको रिपीट करने के लिए कहा आप लोगों ने, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ इसको, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा बीम दिया होगा, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस वगैरह अप्लाई करके वी विल कैलकुलेट लोड, रिएक्शंस रिएक्शंस निकाल लेंगे। रिएक्शन निकाल लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना शेयर फोर्स डायग्राम जब भी आपको बनाना है, ये जो सेक्शंस का जो तरीका है ना मैंने बताया, ये ले एक बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ करने की कहीं जरूरत नहीं, समझने की बात है। अगर आप ड्रॉ भी कर देते हैं कहीं पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है, रफ पेपर वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेक्शन हमने लिया, सेक्शन लेने के बाद में हमने साइन कन्वेंशन पे जाना, हमारे साइन कन्वेंशन था ना, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, आपको साइन कन्वेंशन मैंने बताया था ना, साइन कन्वेंशन किसका, किसका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स का। मैंने क्या कहा, अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा सेक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी फोर्स अपवर्ड होगा, साइन कन्वेंशन याद रहेगा तो ही कर पाएंगे आप। अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और डाउनवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, ये क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर कहीं पर आपका सेक्शन है और उसके लेफ्ट साइड में फोर्स गोइंग डाउनवर्ड्स और राइट साइड में गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही है यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, डाउनवर्ड ऑन द राइट, ये पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो सेक्शन का बात हुई ना, तो ये जो बीच की जो लाइन है, ये सेक्शन को हम प्लेस कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग जगह पे प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे ये केस में हमने ये सेक्शन को प्लेस किया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा नीचे जहां पर था हम पढ़ रहे थे ना, वहीं पर लेके चलता हूँ आपको, यही कही थे ना हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये जो रिएक्शन सपोर्ट यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया, और मैंने देखा तो लोड कहाँ गया, अपवर्ड गया, अपवर्ड गया तो क्या है, पॉजिटिव, तो बेस लाइन के ऊपर, तो वैल्यू कितना रिएक्शन का, W/2, तो बेस लाइन से W/2 तक हम सीधा गए। फिर यहां से लेके रिएक्शन से लेके सेंटर तक कोई लोड और है क्या हमारा इस केस में, नहीं है, तो वो W/2 चलता रहा। फिर यहाँ पर एक लोड है W का, उसके जस्ट राइट में मैंने सेक्शन प्लेस करके मैंने देखा इसका क्या इफेक्ट है, मैंने देखा कि ये इट इज गोइंग डाउनवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट में लोड डाउनवर्ड जा रहा है, तो सेक्शन के लेफ्ट में लोड डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या हुआ, नेगेटिव है ना, तो गया नीचे। तो W/2 देखो, इसका ये जो है ना, ये कैसा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैसा आया, पहले कितना था, W/2 -W, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -W/2, -W/2 आएगा, करेक्ट। तो ये जो -W/2 हमने कहा वो चला गया नीचे, बेस लाइन के नीचे, हमने माइनस नहीं किया, मतलब बेसिकली बेस लाइन के ऊपर सब पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे -W/2, तो बेस लाइन के नीचे चला गया। ठीक, फिर इसके बाद में हम लोग ऐसे ही चलते गए, ये हो गया, लोड पास हो गया। अब इसके बाद देखो कोई लोड, कहीं कोई लोड है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, बराबर है, बराबर है ना। तो मैं यहाँ तक चला गया, फिर मैंने क्या किया, सेक्शन को फिर से, सेक्शन इस जो सपोर्ट के बिल्कुल राइट में एक मैंने ये बना दिया, सेक्शन ले लिया। तो अभी ये इसके लेफ्ट में जो फोर्स ये है W/2 गोइंग अपवर्ड, तो -W/2 था, +W/2, तो -W/2
और ये वाला लोड जा रहा है ऊपर, तो प्लस W/2। तो आएगा क्या आंसर? विल बी जीरो। इट विल बी जीरो, यानी कि वो यहाँ पे -W/2 है तो जीरो। इस प्रकार से ये मेरा डायग्राम बन गया। इस प्रकार से मेरा ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, ओके। ये एक चीज ध्यान रखें, सेक्शन कभी भी आप ले रहे हैं तो लोड किया तो पूरे राइट में रखे या तो पूरा लेफ्ट में रखे, उसको चेंज ना करते बैठे। चेंज करते बैठेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। ओके, गॉट माय पॉइंट? गेटिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जैसे राजीव सर कह रहे हैं कि सर लास्ट सेक्शन शुड बी लेफ्ट ऑफ सपोर्ट। देखिए, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अरे बीम के बाहर चला गया। ये एनालाइज करने का तरीका है, एनालाइज करने का तरीका। मैंने हर लोड के राइट में सेक्शन रखा, यहाँ पे राइट में रखा, यहाँ पे राइट में रखा, इसलिए यहाँ पर भी राइट में रखा। अगर यहाँ पर इसको लेफ्ट में रख दूंगा तो मेरा साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने राइट में रखा। अगर कोई अपोजिट इस तरफ से लेना चाहे, देखो अगर किसी को अगर ऐसा कंफर्टेबल है, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि अगर किसी ने ऐसा लिया कि भाई यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ रखेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जो भी साइन कन्वेंशन लेना, इट शुड रिमेन सेम। द ओनली थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज का ध्यान रखिए। ओके, तो ये आपका हो गया एसएफडी बीएमडी का, ये बेसिक मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल पॉइंट लोड का आपको बता दिया। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएफडी थोड़ा ये बात कर लेते, फिर बीएमडी पे भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएफडी। shear force is constant between concentrated load. Shear force is constant between concentrated load represented as a horizontal line. कॉन्सेंट्रेटेड लोड यानी पॉइंट लोड, अभी हमने जो बनाया था उसी को ले लिया जाए, डायग्राम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ना। शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, ये सब कैलकुलेशन हटा देता हूँ मैं थोड़ा। देखिए नहीं, शेयर फोर्स इज कांस्टेंट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड लोड रिप्रेजेंटेड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यही देख लेना आप, यहाँ पर है आपके सामने, नजरों के सामने, यहाँ पर इस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड ही का काम करता था। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इनके बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये कैसा रहेगा? इट इज रिप्रेजेंटेड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये हो गया दूसरा। शेयर फोर्स चेंजेस लीनियरली विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है नहीं, अब क्या कहा? शेयर फोर्स चेंजेस लीनियरली विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब मैंने वो एग्जांपल यहाँ पे भी लिया नहीं ना यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का हमने लिया नहीं, दिया एग्जांपल। तो इस वजह से उसके लिए मेरे को अलग से, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक मिनट, जा रहा है, चल। एनीवेज, नो इश्यूज, टाइप इट अगेन ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फॉन्ट साइज पहले ज्यादा था ना, एक मिनट। 36 था ना, W/2। ठीक, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, इस बार हमने यूडीएल ले लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले लिया, एंड से दिस इज कंप्लीट लेंथ इज एल। क्या है? एल है। अब उसका देखो, ये मैंने पॉइंट लोड का बनाया था, अब मैं बनाऊंगा किसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का बनाऊंगा डायग्राम। इसी में मॉडिफाई कर देता हूं मैं, चलेगा? अलग कलर से नहीं, कंफ्यूजन होगा आपको, मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसे डिलीट ही करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको। ये मेरी रही बेस लाइन, और वैल्यू जितना स्पैन है उतना लेंथ की हो गई। मैं अभी सेक्शन ले रहा हूँ, मैं अभी सेक्शन ले रहा हूँ। कहाँ ले रहा हूँ? जस्ट मेरी आदत है, मैं राइट साइड में ही लेता हूँ। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में एक लोड है, कितना वैल्यू है? W/2। मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पॉइंट से आई विल गो अपवर्ड। कितना अमाउंट से? एक मिनट, सॉरी, हम सॉरी, मैंने सबसे बड़ी गलती तो ये किया कि मैंने रिएक्शन तो निकाला नहीं ना, तो इसमें W/2 नहीं आएगा रिएक्शन इसका।
I'm सॉरी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिया मैंने। ये WL/2 आएगा ना। मैग्नीट्यूड भी लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे वैसे, ये भी मैं लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड इज स्मॉल w। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? स्मॉल w। तो इसका रिएक्शन क्या आएगा? मैं रिएक्शन अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। WL/2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा WL/2। अब काम बनेगा आपका, ठीक है नहीं? WL/2, WL/2 आपने रिएक्शन निकालना पहला स्टेप था, ठीक है। टोटल लोड है W/L, तो WL/2, WL/2 क्योंकि थ्रू आउट सेम है तो सिमेट्री से हमने लिख दिया। तो यही चीज मैं यहाँ पर अब लिखूंगा अभी। कितना हो जाएगा ये हमारा? WL/2, WL/2। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ये WL/2 हो गया। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है दोस्तों। क्या है ये? दिस इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बीच में कहीं रुकना नहीं है, ठीक है। अब मैं सेक्शन को क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। यहां तक था WL/2 और फिर लोड नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं सीधे अगले सपोर्ट पे चला गया, अगले सपोर्ट पे गया बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले गया था। और यहाँ आने के बाद में मैं कैलकुलेशन फिर करता हूँ। तो मेरे पास दो फोर्स है अभी, इसका कैलकुलेशन में ज़रा लिखना पड़ेगा। ये फोर्स अपवर्ड जा रहा है, WL, WL/2। ये ऊपर जा रहा था, ये तो पॉजिटिव था। अब मैं जब इसके बाद में आगे जाऊंगा तो इसके बाद में ये वाला जो लोड है, यहाँ पे देखो दूसरा लोड क्या है? WL/2 तो एक रिएक्शन था विच वॉज गोइंग अपवर्ड। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा, सॉरी यहाँ पर मुझे एक सेक्शन यहाँ लेना पड़ेगा। जस्ट इसके पहले ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है? W/L का एक लोड है, W/L का एक लोड है, W/L का एक लोड है, ठीक। तो W/L, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा? WL/2 पहले जो था आपका WL/2 माइनस W/L, बराबर। WL/2 माइनस WL/2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? माइनस WL/2। तो व्हाट यू विल गेट? माइनस WL/2। तो माइनस WL/2 का मतलब क्या हुआ कि बेस लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी WL/2। माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने बेस लाइन के नीचे चला गया हूं। What I will have to do is I will have to simply join these two। इन दोनों का आपस में जोड़ दिया हमने। उसके बाद में अब ये फोर्स आ गया ना, यहाँ एक सेक्शन लिया था तो ये आ गया, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद में मैं अगला सेक्शन जो लूंगा वो यहाँ पर लिया मैंने, जस्ट राइट ऑफ सपोर्ट लिया। तो ये माइनस WL/2 था और सेक्शन में क्या हो रहा है? इट इज गोइंग अपवर्ड। तो माइनस WL/2 प्लस WL/2, ये गया इधर पे और यहाँ पर आके सुटेबली जीरो हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो SFD बट फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। shear force changes linearly with uniformly distributed load represented as inclined line। तो अगर एग्जाम पे इस प्रकार से स्टेटमेंट आता है, ये स्टेटमेंट आता है, तो अगर आपने समझा होगा तो आप आंसर कर दोगे, याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। शेयर फोर्स इज कांस्टेंट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जब इसके पहले केस में हमने देखा था। शेयर फोर्स चेंजेस साइन लीनियरली, शेयर फोर्स चेंजेस linearly from with uniformly distributed load represented as an inclined line। inclined line की तरह से इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SFD। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, जिसे हम लोग BMD कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज अगेन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अगेन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कहा जा रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में? The bending moment is a graphical representation of bending moment variation along the length of a beam। graphical representation है bending moment के variation का throughout along the length of a beam। यहाँ पर भी
इसी प्रकार से एनालिसिस करना पड़ेगा। आप रिएक्शन निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे। बेंडिंग मोमेंट सिंपली एक मोमेंट है, दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी एक एग्जांपल एक आधा ले लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से मान के चलें कि एक बीम है आपकी, ठीक है, एक बीम है आपकी। फिर इसके बाद में इसके ऊपर मैंने सिंपल ऐसा एक पॉइंट लोड, वही पहले ही वाला केस लिया है मैंने, जो एसएफडी में लिया था वही केस लिया है। तो अब यहाँ में भी लिखूंगा नहीं, L/2 पर है, तो इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा, W/2। यही होगा ना भाई, कैपिटल W आएगा यहाँ पे, पॉइंट लोड W/2, ठीक। ये हो जाएगा आपका W/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एक एक पॉइंट पे लेते हैं, एक नोड पे लेते हैं। इसको मैंने नाम जैसे दे दिया, दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड देन कम्स दिस सेंटर का पॉइंट में इसका नाम देता हूँ, आई नेम इट एज C, ABC। इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंट बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। किसी भी एक एंड से बीम के स्टार्ट करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट ए पे लिया ना, व्हाट इज मोमेंट, सिंपल भाषा में ये मालूम है आपको, अभी हमने पढ़ा अभी क्या था मोमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैं पॉइंट ए पर हूं, मैं अभी पॉइंट ए पर हूं, आई एम हियर, तो यहां पर एक फोर्स है ए पर W/2, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो। आप समझ रहे, बेंडिंग मोमेंट एट ए में लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट एट ए, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो क्या होगा, इट विल बी सिंपली W/2, ये तो फोर्स है, इनटू इनटू क्या हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस। ए से ए का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ना भाई। भाई मैं एक जगह पे खड़ा हुआ, मैं पूछूंगा कि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट से मैं कहां पर हूं, तो मैं उसी पॉइंट पे हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि मैं इसका आंसर क्या है, W/2 इंटू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। गेटिंग की बात समझ में आ गई आप लोगों को, कैसा ये किया हमने, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ये यहाँ बीच वाला पॉइंट सी है, मर्ज हो गया, दिख नहीं रहा आपको, मैं यहाँ पे बताता हूँ, सी पर मैं जाता हूँ, ठीक है, सी पर मैं जाता हूँ। बेंडिंग मोमेंट एट सी का स्टेटमेंट में लिखता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये क्या होगा दोस्तों, तो बेंडिंग मोमेंट जब सी पे लेते हैं, सी यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे से लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसका L/2 है ना, तो W/2 इंटू L/2 क्या हो जाएगा, W/2 इंटू L/2, समझ रहे मेरी बात। ये हो गया आपका L/2 है, ये L/2 सेंटर में है ना हमारा लोड, क्या हो गया L/2 एंड दिस इज अगेन L/2, L/2, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं सी पर ले रहा हूँ, सी मेरा किधर है पॉइंट, मैंने जैसा आपको बताया, सी यहाँ पर है बीच में, यहाँ पर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा W/2 इंटू L/2। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी का अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, तो इट विल बी इक्वल टू W/2 का फोर्स है जो कि रिएक्शन है आपका, W/2 जो रिएक्शन है, कितना दूर है सी से, W/2 कितना दूर है सी से, डिस्टेंस है ना उसका दिया गया, कितना है L/2, L/2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, WL/4, क्या हो जाएगा, WL/4। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, WL/4। यहाँ पर भी एक लोड है W का C पर, लेकिन वो क्या है, वही पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपस में जीरो, जैसे यहाँ जीरो होता है वैसे यहाँ पे भी जीरो।
तो बेंडिंग मोमेंट एट सी WL/4। सिमिलरली अगर मैं बी पे जाऊंगा तो बी पे भी निकालूंगा तो वो भी वैल्यू क्या आएगी मुझे, जीरो ही आने वाली है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ पॉइंट लोड, ये स्टैंडर्डाइज भी करके लोग बताते हैं, तो वो यही है। सेंटर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में लोड है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL/4। WL/4, ठीक है। उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में दे हैव मेंशन, तो उसको देख रहे थे हम लोग। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं ना, जैसे हमने ए पे इतना मेहनत किया, सी पे किया था, हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी ले लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, सेम टू सेम हो जाएगा, ए के जैसा, W/2 इंटू इंटू क्या, जीरो, दैट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी क्या हो जाएगा, W/2 इंटू L/2, सॉरी सॉरी, W/2 इंटू जीरो, यानी मैंने इसी पॉइंट पे ले लिया। चाहे इसको आप यहां से भी ले लो, W/2 इंटू L माइनस WL, ऐसा भी करके आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज जीरो। अब ये तीनों मिल गए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो उन्होंने बात बताई ना, अब वो हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, ये रहा हमारा बेस लाइन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आया आपको, जीरो आया, मैं लिख दे रहा हूँ इसे। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आया, वो भी जीरो आया। क्या आया, जीरो आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी पूछा, हमने निकाल के रखा कितना है, WL/4। WL/4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ WL/4, राइट विद द रेड कलर से। इट विल बी WL/4। क्या है, WL/4। तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रेट वे क्या करना है हमको, इनको ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ पे सी पे वैल्यू है WL/4, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस के लिए हो गया ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4 का आता, सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर। अब अलग अलग केसेस, अलग अलग कंडीशन से उसको फॉर्मुलेट भी करके रखा गया है, वो हम लोग याद भी कर सकते हैं, और आपके पास फुर्सत है तो आप उसको खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएफडी पढ़ा था ना, एक बार याद दिला देता हूँ। shear force is constant between concentrated load, that is horizontal. Shear force changes linearly with uniformly distributed load represented as an inclined line. अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्या रिलेशन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट फ्री एंड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी हमने बनाया ना डायग्राम, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके एंड में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, जीरो। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट फ्री एंड्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे कहा, बेंडिंग मोमेंट वेरीज linearly under a point load and quadratically under a distributed load. बेंडिंग मोमेंट वेरीज लीनियरली अंडर द पॉइंट लोड, लेकिन पॉइंट लोड पे वो लीनियरली वेरी करती है, एंड क्वाड्रेटिकली अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, नेक्स्ट ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स कब आता है, ये याद रखें। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स व्हेन द शियर फोर्स चेंजेस साइन, दैट इज पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स। तो जहां पर भी शियर फोर्स जीरो होगा या साइन जहां से चेंज कर रहा है, वो पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर द शियर फोर्स चेंजेस साइन, दैट इज पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स। ठीक है, वहां पर, यानी जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, वहां पर क्या आएगा, आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको बेंडिंग मोमेंट वहां पे मिलेगा। नाउ कमिंग टू की रिलेशनशिप बिटवीन एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशंस भी है यहाँ पे मैथमेटिकली। पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एंड लोड। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एंड लोड, तो सिंपल कहा, द स्लोप ऑफ द एसएफडी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W. The slope of the shear force diagram is equal to the intensity of the load W. ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे उसको उन्होंने यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे शो किया है।
नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स। तो क्या है, द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द shear फोर्स v। ठीक है, द स्लोप ऑफ द BMD इज इक्वल टू द shear फोर्स v। तो फिर बाद में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन shear फोर्स का इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा जाता है इसके बारे में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट occurs at points where shear force is zero। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट occurs at point where shear force is zero। जहां पर shear force जीरो है वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा, वहीं आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह उन्होंने दिया है, मैं सरसरी तौर पे जाऊंगा। एग्जांपल एसएफटी बीएमडी, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एल। ये भी हमने कैलकुलेट अभी किया ही है, ये भी मैंने जो है ये पार्ट मैंने आपको भी बताया, WL/4 आया था ना। इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है नहीं, इसको हमने पहले ही कर लिया है, अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले हमने इसको लिया था, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पैन वगैरह दिया, रिएक्शन निकाल लिया, शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ द लोड, राइट ऑफ द लोड, हाँ सब आ गया। तो आपको अल्टीमेटली मिला था ना ये WL/4 बेंडिंग मोमेंट आपको मिला था ना पॉइंट सी पे सेंटर में, है कि नहीं। ऐसे ही एसएफडी के बारे में क्या कहा जा रहा है, स्टेप लाइक ग्राफ विद द पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ W2 ऑन द लेफ्ट ऑफ द लोड एंड -W/2 ऑन द राइट। ठीक है, वो भी हमने बता दिया। ट्राइंगुलर लो ग्राफ बनता है बेंडिंग मोमेंट पे WL/4। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब रहा हमारा दूसरा पार्ट, कैंटिलीवर बीम का। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा जो है कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, हमको लेना था कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम हमने लिया है जिसका स्पैन कितना है, L है ना, स्पैन L, बीम स्पैन L, यूनिफॉर्म और इंटेंसिटी यूडियल इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ। सिंपल है, एक ही तरफ सपोर्ट है, लोड का इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ W है, टोटल स्पैन L है, तो W इंटू L इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है नहीं, इसका रिएक्शन हो जाएगा। इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी स्मॉल w इंटू कैपिटल L, सॉरी W इंटू L। ये आपका आगा रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शन। आई बोल्ड, मेक इट बोल्ड, ठीक है नहीं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेंगे हम लोग। ठीक, ये हो गया आपका रिएक्शन हो गया W इंटू L। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट लेंगे हम लोग। बेंडिंग मोमेंट, अब सपोर्ट का नाम दे दिया अगर हमने, सपोज आई नेम इट एज A एंड B। ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, A और B। तो बेंडिंग मोमेंट एट A लिया मैंने, ए पे बेंडिंग मोमेंट में लूंगा जब भी, तो ये W इंटू एल तो इधर ही से पास हो जा रहा है, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लोड होगा W इंटू एल, ये W इंटू एल जो लोड है, ये मेरे बीम को क्या कर रहे हैं, ये मेरे बीम को क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बीम को मेरे बिकॉज ऑफ द गिवन लोड नीचे की तरफ ले जा रहे, दैट मीन्स हॉग। मैंने कहा ना हॉग, हॉग यानी कि सैड फेस, सैड फेस यानी कि नेगेटिव, सैड फेस यानी नेगेटिव, नीचे गया ना, ये भाई लोड से नीचे जा रहा है ना, तो कौन सा शेप आ रहा है, सैड फेस आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव। तो यहाँ पर बेस लाइन मैंने बना लेता हूँ मैं पहले, ये मेरा बेस लाइन हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट में ले रहा हूँ, तो क्या होगा W इंटू एल का, ये हो गया लोड हो गया, और इंटू L/2 W इंटू एल बेंडिंग मोमेंट एट ए। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है ना, BM एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट A will be equal to
W इंटू एल, ये क्या है मेरा, W इंटू एल, ये मेरा लोड हो गया, इंटू एल बाय टू, दैट इज नथिंग बट W एल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। अब स्क्वायर को मुझे यहाँ पे मैन्युअली मार्क करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, W एल स्क्वायर बाय टू ना, आया ना बेंडिंग मोमेंट, W एल स्क्वायर बाय टू आ गया ना। लेकिन अब इस देखो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला तो आपको नहीं समझ में आता कि ये प्लस है कि माइनस है, इसमें ये शेप देखना है, साइन कन्वेंशन बोला ना, ये क्या हो रहा है, हॉग हो रहा है, नहीं सैड हो रहा है, सैड हो रहा है यानी नेगेटिव। तो मैंने क्या करना है इसको, मुझे क्या करना है इसको, मुझे इससे नीचे लेना है, हैव टू टेक इट डाउनवर्ड्स। क्या करना है, इसे नीचे लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे कितना, W एल स्क्वायर बाय टू, ठीक है, एल स्क्वायर लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा W एल स्क्वायर बाय ना, ठीक है, W एल, थोड़ा सा इसको हाथ से लिख देते हैं, W एल स्क्वायर बाय टू, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट दिख रहा है अभी ना, W एल स्क्वायर बाय टू। अब बी पर जाएंगे, बी पर जाएंगे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो W इंटू एल और माइनस W इंटू एल, बेंडिंग मोमेंट एट ए बी आप लेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये L/2 आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मुकेश सर है, देखिए सर क्या होता है, हाँ ये चलो मैं बता देता हूँ, ये बहुत बेसिक से मैकेनिक्स का, इसको भी बता देते हैं। ये L/2 कहाँ से आया, देखिए लोड इंटेंसिटी W इंटू एल, तो लोड जो होगा ना, ये लोड है आपका W इंटू एल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का सब बॉक्स की तरह भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी स्पैन होगा, इंटेंसिटी जो होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में जब हम कन्वर्ट करेंगे, व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू अ इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, तो हम क्या करेंगे कि W इंटू एल का लोड हो जाएगा और वो एक्ट करेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, एल का आधा आना, L/2। W इंटू एल की इंटेंसिटी को अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम W इंटू एल, लेकिन इसको प्लेस कहाँ करेंगे, तो ये पूरा का पूरा स्पैन जितने पे वो स्प्रेड होता है उसके आधे पे, यानी उसके सेंटर पे, तो ये हो जाएगा एल का आधा L/2, तो W इंटू एल इंटू L/2, W इंटू एल तो जो आपका ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से आया, ठीक है ना, L/2 ये दूरी हो गई, समझ गए, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा L/2, ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया सर ये, ओके। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बी पे बेंडिंग मोमेंट आप लेंगे तो वो जीरो रहेगा, यहाँ से आपका जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर ये जीरो हो गया, इनको आपस में आपने जोड़ दिया इस प्रकार से, क्यूबिक पैराबोलिक, पैराबोलिक सॉरी, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिकली इसको जोड़ दिया जाता है, नेगेटिव हॉगिंग है ना, तो नेगेटिव, बेस लाइन के नीचे हॉगिंग होता है, बेस लाइन के ऊपर देखिए, अब मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप बनाते हैं तो बेस लाइन है ये, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होगा, नीचे की तरफ कॉनकेव होता है, पर कॉन्वेक्स, नीचे कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो नीचे इसलिए इसको मैंने कॉनकेव बनाया, यानी मेरा बोलने का मतलब आप समझे कि ऐसा भी तो कोई बना सकता है, क्यों नहीं बनाएंगे, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कॉनकेव बनता है, कैसा बनता है, इसका आकार कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली बीएमडी इन्होंने पहले ही दिया था, तो मैंने एक्चुअली पहले बीएमडी बना दिया, एक्चुअली पहले शियर फोर्स का करना था, एनीवेज शियर फोर्स कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये मैंने जो बनाया दिस इज नथिंग बट बीएमडी, दिस इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। और जब भी आप कभी ऐसा, अभी तो यहाँ पे तो हमको जस्ट क्लिक करना है, अलग बात है, अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट
बेंडिंग मोमेंट वगैरह इसी यूनिट वगैरह जो है ना, इसको ऐसे लिख देने का, सब जगह नहीं लिखते बैठना, एक जगह पे लिख देना। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम बनाएंगे इसका, हम शेयर फोर्स डायग्राम अगर बनाते हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, मैं यहीं ले लेता हूँ, इसके अंदर ही चलेगा ना। शेयर, ये वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, W×L। ठीक है, और शेयर फोर्स डायग्राम भी ऊपर ही इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं सेक्शन लेता हूँ। अभी देखिए, अभी जो मैंने जो तरीका आपको बताया था वही तरीका हम लोग यूज करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे कि जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। विल बी यूजिंग द सेम टेक्निक ओनली। ओके, तो मैंने सेक्शन लेना है, मैं क्या करता हूँ हमेशा सेक्शन लेता हूँ ना, मैं सेक्शन ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, एक मिनट ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन हमने लिया, इज गोइंग अपवर्ड्स, तो ये ले लिया मैंने W×L, W×L, W×L। और तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। नहीं, बिल्कुल कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, बट कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बराबर है ये, क्योंकि हम लोग सपोर्ट को पहले हमने राइट में लिया ना, सपोर्ट या मैंने सेक्शन हमने राइट में लिया, फोर्स गोइंग अपवर्ड्स, तो वैल्यू कितनी है, W×L। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जस्ट मैं सेक्शन अब यहाँ पर लेता हूँ, दूसरा सेक्शन में यहाँ लेता हूँ, जस्ट राइट ऑफ द बीम। तो इतना पोर्शन में W×L तक लोड आएगा, तो इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा -WL, -W, तो WL ऊपर था, तो WL लिख दिया हमने, और जस्ट राइट में जाऊंगा तो एक WL ऊपर था। अभी जो इक्विवेलेंट इसका आएगा, जो हमने कन्वर्ट किया W×L, तो WL ये क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे एंड तक, तो यहाँ आके WL माइनस WL, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, वैल्यू हो जाएगी जीरो। हम क्या करेंगे, सिंपली इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, वी विल सिंपली ज्वाइन देम, बेस लाइन के ऊपर है, दिस विल बिकम पॉजिटिव। ये हो गया मेरा एस एफ डी। यूनिट इसकी क्या होगा, अभी मैंने यूनिट तो मैंने ऐसे लिख दिया, किलो न्यूटन, न्यूटन मतलब इस प्रकार से, अभी मैंने यहाँ किलो न्यूटन मीटर लिखा था, इसको किलो न्यूटन, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन, इस प्रकार से है ना, किलो न्यूटन, न्यूटन, इस प्रकार से इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ना, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है कि नहीं। अगर पॉइंट लोड होता तो पॉइंट लोड के लिए अलग क्या होता था, पॉइंट लोड होता तो ये ट्रायंगुलर ना होकर ये रेक्टेंगुलर होता था, और ये नीचे वाला ट्रायंगुलर हो जाता था। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो ये इस प्रकार से हो गया। ओके, तो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन वगैरह हो गया, ठीक है ना, W/2 में ट्रायंगुलर ग्राफ, डिक्रीजिंग लीनियर किया, यहाँ पे रिटर्न है ना, द ट्रायंगुलर ग्राफ स्टार्टिंग एट WL एंड डिक्रीजिंग लीनियरली टू जीरो, लीनियरली कहा ना, लीनियरली जा रहा है कि नहीं, और जीरो हो गया। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक ग्राफ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट फ्री एंड पे जीरो, एंड पीकिंग एट WL² by 2 एट द फिक्स्ड सपोर्ट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पार्ट। अब आगे जाएंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ SFD एंड VMD, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, क्यों हम लोग SFD VMD बनाते हैं, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, तो क्या कहा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यूज टू डिजाइन बीम्स, ब्रिजेस एंड अदर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, जो हम लोग करते हैं, बराबर। वो दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, SFD एंड VMD हेल्प्स अस इन लोकेटिंग पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स, कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा शेयर फोर्स आ रहा है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो जहां पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है तो शेयर रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है, डिजाइन में आप जानते होंगे। और जहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है तो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए उसकी हिसाब से रिइंफोर्समेंट ज्यादा देना रहता है, वो वहां पर काम आया। इसी तरीके से फेलियर एनालिसिस में भी इसका काम आता है, फेलियर एनालिसिस आइडेंटिफाइज वीक पॉइंट्स
where the beam may fail under given load. Identifies weak points where the beam may fail under the given load. ठीक है ना? तो वो भी एक चीज हो गई आपकी, फेल एनालिसिस वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल्स दोस्तों हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे ही, अभी थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग एसएफडी बीएमडी का। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू हमारा जो होता है इसके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड, तो मैंने बीच बीच में जहाँ जैसे जैसे आते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। यहाँ पर अब हम लोग समराइज कर लेते हैं एसएफडी और बीएमडी को। ओके, तो व्हाट इज इट, लेट अस सी। एसएफडी यहाँ पर ले लिया, बीएमडी यहाँ ले लिया। डेफिनेशन, एसएफडी का क्या मतलब है? शेयर फोर्स डायग्राम है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर फोर्स वेरिएशन है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन। कैलकुलेशन क्या होता है यहाँ पर एसएफडी में? सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट आएगा सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट द सेक्शन। शेप, अगर पॉइंट लोड है तो स्टेप लाइक ग्राफ, स्टेप जैसा होता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के, देखो पॉइंट लोड की बात हो रही है, ट्रायंगुलर होता है, अभी हमने देखा। यूडीएल का मैंने आपको बताया तो नहीं, लेकिन यूडीएल में क्या होगा, यूडीएल के अंदर शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर हो जाएगा। आपका इसमें सॉरी कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में यूडीएल दिया था हमने हमने यूडीएल का एग्जांपल लिया था, तो ट्रायंगुलर बना था ना वो बराबर। ट्रायंगुलर आपको याद होगा ना, अभी एसएफडी हमने बनाई जस्ट अभी रिसेंटली, शियर फोर्स डायग्राम W इंटू एल, इस प्रकार से था ना। तो क्या था, ट्रायंगुलर था ना। और इसी का बीएमडी भी आपको आपको याद होगा, फिर इसका बीएमडी हमने बनाया था। तो जब बीएमडी बनाया था तो क्या हुआ था, पैराबोलिक इन नेचर था, पैराबोलिक ग्राफ था। वही बात हो रही है यहाँ पे, वही बात यहाँ पर हो रही है, देयर नथिंग स्पेशल। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट अभी देख लें आप। 0 पॉइंट्स, shear force is zero where there are no vertical forces। shear force कब जीरो होता है, जब कोई वर्टिकल फोर्स जहां पर एक्ट नहीं करता, तो shear force क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट सपोर्ट्स, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा फ्री, और बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट फ्री। कैंटिलीवर अगर आपका है तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो दीज डिटेल्स notes वो थोड़ा इसको समराइज कर दिया। these detailed notes emphasize SFD BMD, their construction relationship, practical application in structural analysis। तो हमने SFD BMD वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हमारा थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, व्हाट वी से अबाउट लाइक दिस थिंग, सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग। सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग इज पेंडिंग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग। Simple theory of bending. Definition. It explains the bending behavior of beam under transverse load. Simple theory of bending क्या करता है? Explains the bending behavior of beam under transverse load. What is mean by transverse load? बीम हमारी इस प्रकार से है, ट्रांसवर्स जब टर्म यूज होता है तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं। ये बीम है मेरी, सिंपली सपोर्टेड बीम को मैंने ले लिया अभी, ये यहाँ पर लोड आ रहा है इस प्रकार का, इस प्रकार का लोड आ रहा है। या मान के चलें कि कोई यूडीएल वगैरह आ रहा है या यूवीएल आ रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, यू ऑल नो इट अबाउट इट। ठीक है ना, ये सारे आते हैं। तो क्या बिहेव बीम का बिहेवियर कैसा होगा, एक्सप्लेन द बेंडिंग बिहेवियर ऑफ बीम अंडर ट्रांसवर्स लोड। इन ट्रांसवर्स लोड में बीम का बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज नथिंग बट सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग, है कि नहीं? क्या कहेंगे हम लोग उसको, सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग। ठीक है, अब सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग में देयर आर सम अजम्पशंस बीइंग टेकन, उसको थोड़ा सा जो मेन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर दिया गया है। अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस क्या है, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है,
होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइप का मटेरियल है, मटेरियल इज होमोजेनियस। आइसोट्रोपिक यानी प्रॉपर्टीज उसकी थ्रू आउट सब जगह सेम रहती है ना, स्टेब्लिश है, सेम प्रॉपर्टीज, मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा, बीम क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन, बीम क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बीम क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग भी प्लेन था, आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन होगा। क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending, ठीक है। बीम क्रॉस सेक्शन remains plane before bending and after bending, ठीक है। तीसरा assumption क्या है, stress is directly proportional to strain, that means Hooke's law is applied, यानी कि इलास्टिक रेंज में ही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये assumptions है हमारे, जिस पर हमारे सिंपल थियरी ऑफ बेंडिंग काम करती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर ज्यादा ना सोचते हुए सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रख लें। बेंडिंग इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कैसा डिराइव हुआ वो हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स एम अपॉन आई इक्वल्स ई बाय आर, ठीक है ना। तो सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, M is bending moment, I is moment of inertia of the cross section, E is Young's modulus, R is radius of curvature। इनमें से कोई तीन वैल्यू, जैसे देखो अभी ये इसको कैसा यूज कर सकते हैं, ये इनमें से दो या तो इन दोनों को लेकर आप यूज करेंगे, या तो इन दोनों को लेकर आप यूज करेंगे, या फिर आप इनको लेकर भी कर सकते हैं, यानी कि जैसा भी डेटा दिया होगा उसके हिसाब से वी मेक यूज ऑफ इट। तो बेंडिंग स्ट्रेस के हम जब इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली ये पार्ट ज्यादा यूज होता है हमारा, ये वाला पार्ट सिग्मा बाय वाई इक्वल्स एम बाय आई। तो इसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस तो आपका यही है ना, तो ये आप निकाल एम वाई बाय आई करके आप निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स एम बाय आई इक्वल्स ई बाय आर, ठीक है। बस इसमें ज्यादा अभी नहीं हम लोग कुछ फोकस करेंगे, इतना काफी है। और न्यूट्रल एक्सिस क्या है, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल एक्सिस, दिस आर द टर्मिनोलॉजीज। द लाइन विद इन द क्रॉस सेक्शन वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। देखिए बीम है, अलोंग द लेंथ बीम इस प्रकार से है, इट इज सपोर्टेड समवेयर, इट इज सपोर्टेड समवेयर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट इज सब्जेक्टेड टू सम अमाउंट ऑफ लोड। लोड को मैं यहाँ पे अलग कलर से दर्शा देता हूँ कि इससे दिस इज सम अमाउंट ऑफ लोड, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि चलो ये लोड है। अब नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोड व्हाट विल हैपन, नेचुरल टेंडेंसी है कि बीम जो है थोड़े से अमाउंट से डिफ्लेक्ट होगी। आइडियल बीम होगी तो वो अलग बात है कि वो नहीं डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, इस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट होती है या होगी, एक ही बात है, बराबर। तो इसमें क्या कहा, द लाइन विद इन द क्रॉस सेक्शन बाय बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। अब इसका मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ दोस्तों, इसका मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया समझो, से अब टेकन क्रॉस सेक्शन ओवर हियर। अभी जो क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन में जैसे कि इस बीम का क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना दोस्तों क्या होगा बताओ आपको, कि अपर लेयर एक एक्सिस होगी जिसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कर रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर का जो पार्ट होगा ना, है कि नहीं, इस पे बेंडिंग स्ट्रेस जो या जो भी स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे, क्योंकि दे आर ऑल कंप्रेस्ड ना, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो दे आर ऑल इलोंगेटेड, नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होगी ना, टॉप मोस्ट लेयर सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड होगी, और नहीं सबसे ज्यादा यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे, और बॉटम मोस्ट पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो ये सबसे ज्यादा इलोंगेटेड होगी। एक्सट्रीम फाइबर टॉप में अगर जाएंगे, यानी कंप्रेशन जोन में जाएंगे, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम फाइबर सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, नीचे सबसे ज्यादा टेंशन होगा। न्यूट्रल एक्सिस दोस्तों हमारी क्या होगी, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, न्यूट्रल एक्सिस वी कॉल इट एज एन ए, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एन ए कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इसके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, ना कंप्रेशन फील हो रहा ना टेंशन फील हो रहा, द लाइन विद इन द क्रॉस सेक्शन वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, बीम का जो बेंडिंग वगैरह का एनालिसिस जो अभी हम लोग ने पढ़ा, यूज इन द डिजाइन ऑफ बीम्स ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ बीम्स ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग भी समराइज कर लेते हैं, जो आज हमने जो कुछ पढ़ा सब इसके अंदर है, थोड़ा सा समराइज्ड वे में। स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी, व्हाट इज इट, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया। Strain, ratio of deformation to original dimension. Strain, change in length upon original length. Hooke's law, within elastic limits, stress is directly proportional to elastic. Within stress is proportional to strain within elastic limit. मैंने within elastic limit कहा, तो within elastic limit stress is directly proportional to strain. ये भी यहाँ पे आपको पता चल गया, सिग्मा इक्वल E इंटू स्ट्रेन E, तो आपका ये आगे एस्टेब्लिश होगा। वर्किंग स्ट्रेस हमने पढ़ा, इट इज अ सेफ स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन थोड़ा रखा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, कॉजेज बेंडिंग इन बीम। बेंडिंग मोमेंट क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बात करेंगे हम लोग शियर फोर्स की, है ना, शियर फोर्स के बारे में हमने बात किया, एसएफ, इट इज एन इंटरनल फोर्स परपेंडिकुलर टू द बीम क्रॉस सेक्शन। शियर फोर्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। नेक्स्ट बेंडिंग थियरी भी हमने देखा, इट रिलेट्स बेंडिंग मोमेंट, स्ट्रेस एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। बेंडिंग थियरी क्या है, इट रिलेट्स बेंडिंग मोमेंट, स्ट्रेस एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो उसका फॉर्मूला सिग्मा बाय वाई इक्वल्स एम बाय आई इक्वल्स ई बाय आर। ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव समराइज्ड इट। तो आज हम लोगों ने जो है ना, जो बेसिक पार्ट हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तो जो कुछ भी था, वो पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोगों ने कोशिश किया है कि सारा का सारा एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है। ठीक है।